जी। तो अब भारतीय साहित्य मंच की अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग अभी तक 15 गुणीजनों से, 15 कवियों से, कवियत्रियों से बात कर चुके हैं। और आज 16वें नंबर पर 16वीं कड़ी में हम बात कर रहे हैं हमारे डॉक्टर प्रखर दीक्षित जी, फर्रुखाबाद से हमारे साथ आज विराजमान हैं। तो आइए, हमने उनकी आज तक काफी रचनाएं सुनी हैं, पढ़ी हैं, और आज उनसे हम साक्षात रूबरू होते हैं, जानते हैं उनके बारे में, कैसा उनका जीवन परिचय है और उनका साहित्यिक जीवन कैसा रहा। और उनकी साहित्यिक कुछ हम खास उनकी पसंदीदा कुछ रचनाएं भी आज हम सुनेंगे। तो प्रखर जी, सीधे सीधे आपसे बात करते हैं, आपको ले चलते हैं आपके बचपन में, जहां से आपने होश संभाला। तो वहां से शुरू कीजिए, क्या रहा, कैसा रहा आपका अ, जीवन, बचपन। सबसे पहले मैं अपने, हाँ जी, तो सबसे पहले प्रकाश जी आपको सादर प्रणाम। और जो हमारे दर्शक हैं इस मंच के, उनको मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। मेरा छोटा सा परिचय। मेरा नाम, मूल नाम मेरा रघुनंदन प्रसाद दीक्षित है। जी। और मेरा जन्म 5 जून 1962 को ग्राम अर्जुनपुर, तहसील सदर, जनपद फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। जी। हमारे पिताजी कानपुर में रक्षा मंत्रालय के अधीन सेवारत थे, पूर्व सैनिक थे वो। और सन 1974 में एकाएक उनका देहावसान हुआ और हमें गांव आना पड़ा। जी। जूनियर से प्राथमिक शिक्षा हमारी कानपुर में हुई, सरकारी विद्यालय से। और माध्यमिक शिक्षा गांव में रहकर एक माध्यमिक विद्यालय से पूरी की। परीक्षा से 6 दिन पहले मैं सेना में भर्ती हो गया। वाह। परीक्षा नहीं दे पाई। क्या और बात। स्टेशन पर जब मैं बैठा था, फतेहगढ़ स्टेशन पर बैठा था, प्रकाश जी आपको बताऊं, तो मुझे ये प्रसन्नता नहीं थी कि मैं जीविकोपार्जन का साधन मुझे मिल गया है, जीवन सुधर गया, परिवार को सहायता मिलेगी। लेकिन हाँ। उससे बड़ा दुख ये था कि मैंने शिक्षा परीक्षा नहीं दे पाई, आगे की हमारी शिक्षा का व्यवधान हो गया। तब बचपन था, इतनी जानकारी भी नहीं थी। खैर, मैं गया, मैंने प्रशिक्षण लिया। 2 साल प्रशिक्षण चला और उसके बाद में मैं अपनी सेवा में रत हो गया। लेकिन वो कसक हमारे अंदर बनी रही। हम्म। फिर जब मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड में गया, पोस्टिंग हुई। वो मैंने सोचा कि शिक्षा पूरी की जाए, तो पत्राचार से पहले माध्यमिक शिक्षा हुई। परीक्षा तो पूरी मैंने पत्राचार से ही पूरी की। 88 89 तक पूरी शिक्षा हुई। और हिंदी साहित्य में परास्नातक किया इग्नू से। हम्म। और उसके बाद में थोड़ी शांति हुई। सेना में रहते हुए मैंने मेरा जो मैंने पाठ्यक्रम पूरा किया, उसमें करीब 3 4 पाठ्यक्रम थे जो मुख्य थे, जो पूरे सेना मुख्यालय के स्तर पर हमने किए। हम्म। उसमें सभी में मेरा स्थान, किसी में प्रथम रहा, किसी में द्वितीय रहा। और उसी के दौरान, उसी की बेस पर हमारा सिलेक्शन हुआ और मैंने 10 साल महू छावनी और बेंगलोर प्रशिक्षण संस्थान में मैंने शिक्षण कार्य किया। जी। तो लगभग बचपन जी। आपका, बचपन कैसा बीता आपका, जब आप छोटे छोटे रहे होंगे, कुछ खेलना कूदना। हाँ, बचपन हमारा कक्षा, देखिए, कहा जाता है कि हम लोगों के परिवार में कहा जाता है कि माँ धरती और पिता आकाश है, यानी हम्म। हमारी छत है। अब अंदाज लगाइए, मैं उस टाइम 11 वर्ष का था। कक्षा 6 तक मुझे नहीं पता लगा। हम्म। कक्षा 6 तक मुझे ये पता नहीं लगा कि कुछ दुख कोई चीज होती होगी। जी। हमारे पिताजी, हमारी माता जी, भाई बहनों के बीच में कानपुर में रहा। तो फिर उसके बाद जब पिताजी गुजर गए, तो उसके बाद में संघर्ष रहा 6 साल। जी। तो पांच एक मैं वाक्य सुनाता हूँ आपको, बचपन जैसे आपने कहा, तो मैं आपको वाक्य सुनाता हूँ। आप जी। भी आनंद लीजिए उसका, और शायद वो आपसे भी जुड़ा होगा। जी। मैं कक्षा 1 का विद्यार्थी था।
स्कूल के अंदर वार्षिक उत्सव उत्सव था, तो हमारे प्रधानाध्यापक पंडित राम रतन मिश्र जी थे, और कक्षा 4 में कक्षा 4 में अध्यापक थे पंडित गणेश शंकर पांडे। वो जी। उनको साक्षात परशुराम कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। पांडे जी वो भी है और पांडे जी आप भी हैं, तो वो परशुराम थे। परशुराम का मतलब अनुशासित हम्म। और बड़ा सख्त, यानी जो उन्होंने कहा है उसको आपने करके परिणाम देना है। हम्म। और वही प्रधानाध्यापक जी जो थे हमारे, वो बड़ा सरल प्रकृति के थे। अपने तरीके से वो समझाते थे, बताते थे। और यह आप बड़ा जो उनका जो भाव था, वो पैसे का नहीं था, सेवा का था। वो स्कूल के बाद में हम लोगों को ट्यूशन पढ़ाया करते, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाते थे। हम्म। और हमसे वो हमारे घर में ही पढ़ाते थे, और 20-25 बच्चे होते थे। लेकिन हमसे कहा, हमसे जाता जाओ अम्मा के पास जाओ और चाय बनवा के ले आओ, माता जी हमारी दे देती थी बुला के। लेकिन वो हम्म। उनका घरेलू संबंध था हमारे साथ। तो जी। एक वाकया है कि जो वार्षिक कार्यक्रम हुआ, तो उसमें सामूहिक फोटो खींचने का कार्यक्रम था। आप सोचिए, बाल थोड़ा चंचलता, और 40-50 बच्चे कक्षा के थे, हम्म। सबको खड़ा किया गया। अब एक फोटोग्राफर एक को सीधा करे तब तो दूसरा टेढ़ा हो जाए, बड़ा हम्म। परेशानी। तो पंडित जी बगल में खड़े, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो ये बच्चे मेरे हैं, मैं संभालूंगा इनको। वो हम्म। कैमरा को, तो उस टाइम वो डब्बा वाला कैमरा होता था, वो हम्म। डब्बा के सामने, वो कैमरा के सामने गए, बोला बच्चों मेरी तरफ देखो, अभी इसके अंदर छेद से तोता निकलेगा, और जब हम्म। वो तोता निकले तो मुझे बताना। हम्म। अब सभी बच्चों का ध्यान केंद्रित उस लेंस पर हो गया, और हाँ। जैसे ही केंद्रित हुआ, उन्होंने अपना अंगोछा गिरा दिया। उन्होंने बोला जब मैं अंगोछा गिराऊं तो क्लिक करना है। अब वो उस टाइम क्लिक तो हमें पता नहीं, अंगोछा गिरा वो हमको पता है। हम्म। और फोटो हो गया। वो फोटो मेरे साथ जब मैं सेना में चला गया, उसके बाद मोटा मोटा काजल, हाफ पैंट, हम्म। खाकी और सफेद शर्ट, वो हम्म। बड़ी, हम बड़ा हंसा करते थे उस फोटो को देख के। इससे शायद इससे अच्छी बचपना कुछ नहीं हो सकता। बहुत सुंदर। वो तोता, मैं भर्ती हो गए, उसके बाद उनसे मिलने गया, काफी बुजुर्ग हो गए थे कानपुर में। हम्म। तो मैंने बोला मास्टर साहब, वो तोता नहीं मिला, तोता आज तक हमें। तो बड़े उन्होंने कहा गुरु जी तोता नहीं मिला आज तक। आज तक हम देखते ही रहे हुए हैं। बहुत बढ़िया वाक्य। बहुत बढ़िया वाक्य। तो प्रारंभिक शिक्षा में आपके एजुकेशन के टाइम पे कोई आपका पसंदीदा टीचर जो आपको खास पसंद रहा हो, उसकी कुछ विशेष बात हो जो आज जी आप हमारे जी साथ जी शेयर करना जी, चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल करूंगा। एक तो ये पंडित राम नारायण मिश्र जी थे, जो कक्षा 5 तक, 5 में उन्होंने मुझे पढ़ाया। जी। और एक दिशा दी उनके अंदर, उन्होंने पढ़ने का माध्यम बताया, पढ़ने का एक टिप्स दी कि आप जितना सरल होके पढ़ेंगे, जितना तनाव मुक्त होके पढ़ेंगे, जो आप ये मत सोचिए कि मैंने गलत पढ़ा है, आज गलत पढ़ा है कल सही पढ़ेंगे, या आज जो सीखा है गलत सीखा है कल उसका हम सुधार करेंगे, साथ मिल करेंगे, हमारे अध्यापक करेंगे, शिक्षक करेंगे, हमारे साथी करेंगे, हमारे माता पिता करेंगे। लेकिन आप गलत तो सीखो ना एक बार। आप ये मत सोचिए मैं गलत सीख रहा हूँ इसलिए इसको नहीं सीखेंगे, गलत है। जी। ये तो थे बचपन के। और उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षक थे हमारे, पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी, जी। उनके आसपास मिश्र थे, लेकिन वो शर्मा लिखते थे। तो पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी थे, वो हिंदी के प्रवक्ता थे जी। माध्यमिक कक्षाओं में। और हम्म। उनका जो काव्य पक्ष बहुत समृद्ध था। जी। शायद मैं जो आपके सामने आज बैठा हूँ उन्हीं की देन है। हम्म। और वो बड़ा बहुत अच्छे कवि थे अपने समय के। लेकिन जी। वो जाहिर नहीं करते थे, किसी के साथ प्रदर्शित नहीं करते थे। हम्म। मैं अपनी बात बताऊं, जब तक मैं पढ़ा हिंदी हम्म। साहित्य, चाहे वो भूषण हो, केशव हो, तुलसी हो, कबीर हो, मैंने कभी भी अर्थदंड लिखे ना रट्टा मारा, हम्म। सिर्फ रचना को पढ़ता था। और ये उन्हीं की देन है, आज भी है। मैं शब्दकोश नहीं खोलता हूँ। और हम्म। वो उन्होंने इस तरह से गड़गड़ के पढ़ाते थे कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वाह। और कभी कभी मैं उनके पास जाता था, तो वो हमें मार्गदर्शन करते थे हमारा। वाह। और बहुत प्रतिभाशाली, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे।
बहुत। आज हमारे बीच नहीं है, किस्मत शेष हो गए वो। तो कोई आपके जीवन का ऐसा पल जो आपको आज भी याद हो, विशेष हो, या अच्छा हो या बुरा हो, सुख का हो दुख का हो, ऐसा कुछ कभी घटित हुआ जीवन में? आ, मैं कक्षा 6 का जो पास किया मैंने, उसी टाइम मेरे पिताजी गुजर गए थे। तो जी। छुट्टियों के दिन थे और उसके बाद एडमिशन लेना था। आए तो दुख भी है, सुख भी है। दुख ये है कि हमारे सामने अंधेरा छा गया। हम लोग जो एक शहर में वही रह सकता, आप बेहतर जानते हैं, शहर में जी। हो सकता है जिसके पास आय का स्रोत हो। अगर जी। आपके पास आय का स्रोत ना हो, और पूरी जिम्मेदारी हमारी माता जी की थी उस समय की, वो तो मैं उनको बोलूंगा दुर्गा थी वो उन्होंने समाज से लोहा लिया, परिवार से लोहा लिया। जो विरोधी शक्तियां थी कि ये पढ़ लिख ना जाए, ये कहीं स्थापित ना हो जाए बच्चे, उनसे लोहा लिया। और दुर्गा की तरह वो हमारे आगे अटल रही। तो पिताजी खत्म हुए तो हमारे सामने अंधेरा छा गया। जी। जो विमुख लोग थे वो नहीं कर चाहते थे। उन्होंने फिर हमारे चचेरे चाचा जी थे, वो गांव के प्रधान भी थे। तो जो हमारे बगल में जो इंटर कॉलेज था, उसके जो प्रिंसिपल साहब थे और उनके प्रबंधक जी थे, वो उनसे उनका घनिष्ठ संबंध था, आना जाना था, बातचीत थी, व्यवहार था। उन्होंने हमारी माता जी उनके साथ आई और प्रिंसिपल साहब को मेरा हाथ प्रिंसिपल साहब के हाथ में दिया। हम्म। फिर बोला, मास्टर साहब ये बच्चा आपका है। हम्म। और उन्होंने प्रिंसिपल साहब, मेरे आंखों देखी बात है, मेरे आंख में आंसू इस समय है। प्रिंसिपल साहब ने कहा, ये बच्चा आज से आपका नहीं, मेरा है। वाह। बहुत सुंदर। आप इधर दोबारा आना नहीं। वाह। तो कहते बोला हैं ना, आप आज के बाद में। मैं समझ रहा हूँ, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो भगवान ने प्रिंसिपल साहब को भगवान बना करके आपके पास भेज दिया, और माता के पास और भेज दिया। प्रकाश जी वो प्रिंसिपल साहब हमारे लिए जल्लाद बन गए। 6 साल 5 साल वो जल्लाद रहे हमारे लिए। मतलब हम कहीं भी बाहर, कक्षा से बाहर तो मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। बोला, या तो क्लास में या रास्ते में, दूसरी जगह नहीं है। अच्छा। उन्हीं की देन थी, उन्होंने संस्कार दिए, शिक्षा दी। बोला अगर आपका पीरियड खाली है तो आप दूसरे कक्षा में जाइए, आप वहां पढ़ाई करिए, आपको पढ़ाई से मतलब है, घंटे से मतलब। हम्म। 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 और सख्त इतने। और उसके बाद जब मैं भर्ती हो गया, हम्म। प्रशिक्षण खत्म हुआ, उसके बाद मैं गांव आया। फिर मैं उनके लिए मिठाई लेके गया आशीर्वाद लेने के लिए। तो बोला बैठो मेरे सामने, बोला बैठो। अब बताइए, छात्र शिक्षक के सामने कैसे बैठे। मैं हम्म। संकोच में और पीछे था, और 5-6 शिक्षक बैठे थे। और वो हम्म। सब वो थे जो हमारे ऊपर डंडा रखते थे सीधा। उस दिन हम्म। वो हमारे सामने ऐसे थे जैसे हमारे माता पिता, जी। चाचा हमारे। बहुत सुंदर। जब मैं नहीं बैठा तो उन्होंने चेयर मंगाई और दूसरी चेयर में बैठा। हम्म। और बोला अब तो बराबर हो गए बेटा, बराबर का है अब तो। हम्म। उस समय उन्होंने बेटा कहा। वाह। तो प्रखर जी, बड़ा ही भावुक प्रसंग आपने अपना सुनाया। और अब हमारी इच्छा जानने की ये है कि आप एक फौजी रहे हैं, तो उस कार्यकाल के दौरान कुछ विशेष घटनाएं घटी हों फौजी, जब एक फौजी के रूप में कुछ खास विशेष रहा हो, तो वो हम सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ, बाकी तो सब नॉर्मल चलता रहा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत सैनिक जीवन है ही संघर्ष का। इससे तो हमारा समाज अच्छी तरह वाकिफ है और जी। अच्छी तरह जानता है। आप भी जानते हैं कि आप भी उस भूमि से आते हैं जहां पर घर घर शौर्य की गाथा मे, गाई जाती है, घर घर मेरे मेरे बलिदान पिताजी का भी उदाहरण। प्रखर जी, मेरे हाँ, पिताजी भी फौजी थे। सन 62 की लड़ाई उन्होंने लड़ी हुई है, उसी इसलिए। में थे, वहां से लाइन हमारे पिताजी थे, जी। 67 में आए। उसके बाद हमारे ताऊ जी, चाचा, मैं, हमारे ताऊ लड़के, ये सब फौजी है। अच्छा। अच्छा, तो मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। मैं उस समय कश्मीर में था, कश्मीर वैली में। और एक चौकी पर इंचार्ज था, मेरे साथ में 6 जवान और थे। हम्म। और रोड के किनारे था, वो जगह थी श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण में। हम्म। कपवाड़ा जिला, कभी कभी आप सुनते होंगे टीवी में, कपवाड़ा जिला जहाँ आतंकवादी जी। बहुत जी। थे। हाँ, सुना हुआ और है। जी, ये वाकया है लगभग 2000-2001
2001 या 2001 के पास में, 2001 की बात है। शाम का यही समय रहा होगा, वहाँ जल्दी दिन छिपता है, छोटा दिन होता है। मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके, कहीं जाना आना है नहीं, अपना बैरियर बंद किया, मैं सेना पुलिस में था। तो मेरी ड्यूटी जो थी वही हथियार के साथ में, 24 घंटा हथियार इशू, एमिनेशन इशू है, जीना भरना सब साथ ही है। तो वहां पर हमारी चौकी, उसके साथ रोड, और उसी के बगल में नहर थी। नहर में पानी नहीं था, थोड़ा थोड़ा रहा होगा, 1-1.5 फीट। तो 6 आतंकवादी उस नहर क्रॉस करके हमारे पास आए, और बाकी जवान जो थे बैरिक में थे पीछे, और मोटे मोटे तख्तों का बरंडे में वो पार्टीशन लगा था ताकि गोली वोली अंदर ना लगे। लगभग 4 अंगुल मोटाई के तख्ते थे वो। तो और मैं क्योंकि इंचार्ज था, मेरी जिम्मेदारी थी वहाँ, और तार की थी, तार की फेंसिंग थी, तो मैंने देख लिया। अब भागने से भी गुजारा नहीं है, खड़ा हुआ मैं। तो और उसमें 2 अफगानी थे, अच्छा। 2 पाकिस्तानी और बाकी लोकल 6 आदमी थे। तो मेरे को बोला, जवान खाना मांगता है, हमसे कहा। तो खाना आया ही था हमारा, मेस से खाना आया ही था, बर्तन में रखा था, ऐसे किसी ने खाया, हाथ मुंह धोने बाद खाते शाम को। तो हमने आवाज दी, हमने खाना को दे दो, खाना दे दो। उन्होंने, हमने अपना बर्तन जो उनके, वो दाल चावल खाते हैं, और तो कुछ खाते नहीं थे। और वो मुड़ के फिर उसी रास्ते से पार किया उन्होंने। और जैसे ही उन्होंने नहर पार की, और मेरे ख्याल से तकरीबन 50 एकड़ का बीच में खेत पड़े हुए थे, खाली धान होते, खाली था खेत। मैंने अपने सीनियर को अपने अपने चैनल से बताया कि हम 6 गुरबादी यहाँ हैं एक सारत में, और सैटेलाइट से वो उसमें आगे कवर हो गए, फोटो के अंदर रेंज में आ गए, और चारों तरफ से उनको घेर के उसमें 2 मार दिए गए और 6 पकड़ लिए गए। ये हमारे जीवन का सबसे मतलब मौत को बिल्कुल करीब से देखा, करीब से देखा है। और मैंने अपने अधिकारी को बताया कि मुझे ये श्रेय नहीं चाहिए, मुझे यहाँ रहना है, लोगों की जिंदगी मेरे हाथ में है, इसका श्रेय आप लीजिए। अब वो इसीलिए हमारे ऊपर नहीं आया कि हमने खाना खिलाया, मतलब हमने अच्छा काम किया उनके लिए, हमने अच्छा काम किया। हाँ। भूख लग रही होगी उनको, और भूख लग रही होगी तो खाना मांग लिया उन्होंने। अच्छा, बहुत वो अच्छा। हमारे भूखे लिए को बड़ा खिलाना बहुत पुण्य का काम किया आपने भी। बड़ा नहीं, साथ में तो अपना भी काम किया, साथ में अपना भी काम किया, पुण्य का अपना भी काम काम किया, हाँ, लेकिन उससे बड़ा सही है। पुण्य राष्ट्र धर्म भी निभाया है। बिल्कुल राष्ट्र मौके हाँ, की नजाकत को देखते हुए, अगर हम पहले करते तो शायद हम कामयाब नहीं होते, और हम में से कोई हताहत हो जाता है। हाँ, हो जाता है, वो बिल्कुल। तो मानेंगे नहीं, वो बहुत बहुत दिमाग से काम किया। बहुत समझदारी से काम किया, वाकई। बड़ा अच्छा प्रसंग है आपके जीवन का। फौजियों के जीवन में तो एक से एक घटनाएं होती रहती हैं। तो और कोई ऐसा खास पल जो आज आप हमारे सामने शेयर करना चाहते हैं, विशेष कोई खास? खास ये है कि जब मैं प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान खास पल वो है कि एक कहावत है सेना के अंदर भैया, कि सगा भाई सगा नहीं है, लेकिन जो आपके सेना के अंदर आपके बगल में रह रहा है, वो अंतिम सांस तक आपका साथी है। ये आपने कारगिल में भी देखा होगा, ये आपने 71 में देखा होगा। वो अगर उसके गोली लगी है तो अंतिम सांस तक उसकी गोद में ही, साथी की गोद में ही उसके प्राण होगा। तो मैं नया नया भर्ती होके गया, और मुश्किल से 1-1.5 हफ्ता हुआ होगा, ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई थी, बीच का समय था वो। तो वहां पर जो बैरकें थी, अंग्रेजों वाली बैरकें काफी ऊंची, और जैसे गोदाम होते हैं पीसीआई, पीएस इसके पीसीआई गोदाम होते हैं बड़े बड़े भंडारण करने की, ऐसी बैरिकें थी। और उसके ऊपर सीमेंट वाली चादर थी। मुझे चढ़ा दिया उसमें सफाई करने के लिए, झाड़ू लेके इस पर पत्ता तय तो निकाल दो। 3 सीट थी, 1 2 3। तो जब बीच वाली सीट पर हम पहुंचे, तो वो सीट बिना नटबोल्ट के रखी थी, मतलब ऐसी रखी अरे, थी, ओह, और वजन पड़ा और टूट गई सीट। टूट ओह, गई तो सिर नीचे और पैर ऊपर हो गए हमारे। अच्छा। नीचे मच्छरदानी का तार बंधा हुआ था। हाँ। ये सब विद इन सेकंड हुआ। अच्छा। अब हुआ ये कि जब नीचे आया तो सौभाग्यवश मेरी सीट वो तार पे झूल गई, तो मैं पूरा, मेरा जो वेट था
60 किलो का, वो पूरे तार पे झूल गया और पैर नीचे हो गए, सिर ऊपर हो गया, पैर नीचे हो पैर गए नीचे। और जमीन पर आ गिरा, कमर में चोट लगी, कमर ओ, में चोट लगी। अब यहाँ से हमारा मतलब जो हम कहना चाहते हैं वो शुरू होता है। हाँ, फटाफट हमारे साथी आए, क्योंकि वो राम प्रकाश जी है हमारे, जो एटा जिले के रहने वाले थे, और हमारे साथी वो भी भर्ती हुए थे। एक राधेश्याम थे, राधेश्याम शर्मा जी, वो कन्नौज के थे हमारे पड़ोस। हम 3 लोग इकट्ठे भर्ती हुए थे। तो वो राम प्रकाश आए, फटाफट डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला, इनको हिलाया जुलाया, देखा, बोला सब ठीक ठाक है, और कमर में चोट थी, सीधा नहीं हो। तो इनको बोला गर्म पानी से सिकाई करना है, गर्म पानी से तौलिया गर्म करके डाल के सिकाई करना है। अब ये सोचो, वो आदमी ट्रेनिंग भी करता था लड़का, और मेरी सेवा भी करता था। जो एक ऑइंटमेंट दिया वो लगाता था, गर्म पानी लाना, फिर उसको सिकाई करना, फिर हमें एक्सरसाइज कराना। ये काम क्रम 1 महीने चला, अरे, और हमारी जो मित्रता है वो भाईचारे में बदल गई। आज भी रिटायरमेंट के बाद भी हमारा उनका मिलना होता है, और उसी प्यार, उसी सद्भाव से मिलते हैं। छोटे भाई बड़े भाई का संबंध आज भी कायम है। नहीं तो बोलते फौज की दोस्ती स्टेशन तक होती है, यानी जिस दिन आप रिटायर होंगे, कागज आपके हाथ में होगा और संबंध विच्छेद हो जाता है। लेकिन ये संबंध हमारा ईश्वरीय कृपा से आज भी जारी है, प्रकाश जी। वाह। तो एक घटना से जो है आपको एक अच्छा मित्र मिल गया, दुर्घटना से। जी तो दुर्घटना से। ऐसे तो बड़ा संघर्ष ये तो रहता ही है, फौज में तो संघर्ष रहता ही है। और जब इस तरह की घटनाएं हो जाएं तो जाहिर सी बात है कि वो याद तो रहती ही है। तो प्रखर जी, आपसे एक और सवाल मैं पूछता हूँ। वैसे तो आपने बता ही दिया, मेरे ख्याल से तो आपके जो प्रधानाचार्य जी थे वही आपके प्रेरणा स्रोत रहे होंगे। तो और किसी को भी आप अपना जी, प्रेरणा स्रोत मानते हैं क्या? काव्य में प्रेरणा स्रोत हमारे जीवन संगनी है श्रीमती उषा दीक्षित जी। नहीं, काव्य की बात अगले चरण में अब वो, करेंगे। काव्य की बात अगले चरण अच्छा ठीक है। में। हाँ, इसके हमारे जीवन से, हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो है, ऐसा कोई प्रेरणा स्रोत तो नहीं रहा। लेकिन हाँ, ये है कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, कोर्स कर रहे थे, जी। तो वहां मैंने देखा कि अ, जब मैं गया खुद ट्रेनिंग देने के लिए, वहां जब मैं नियुक्त हुआ प्रशिक्षक बेंगलोर में, हम्म, तो मैंने देखा कि प्रमोशन केवल पैसा लेने का साधन नहीं है। यानी आपका समृद्धि, आर्थिक समृद्धि आएगी वो तो है ही, लेकिन उसके पीछे आपका परिवार जुड़ा है, आपकी संतान जुड़ी है। अगर आप समृद्ध नहीं होंगे तो आपकी संतान स्थायित्व तो नहीं आएगा। बिल्कुल। तो हमारे अधिकारी एक कर्नल साहब थे, बोलते थे, मुझसे कहा था कि साहब, किसी बच्चे का बुरा नहीं होना चाहिए। अगर आप जायज मदद कर सकते हैं और वास्तविक में वो तकलीफ में है, तो उसको आपने समझना चाहिए। उस समय मैं हवलदार होता था और सुधार मेजर से रिटायर हुआ। मैंने उनकी बात को गांठ बांधा। वो केरल के थे, नायर साहब थे, के नायर। उन्होंने कहा कि, उन्होंने बुला के मुझे 15-20 मिनट ब्रीफ किया। ही कहा था कि आप उस जगह पर बैठे हैं जो आप किसी का भविष्य लिखेंगे, किसी के संतान का भविष्य लिखेंगे आप। इन्हीं शब्दों में कहा उन्होंने। तो आपने सहृदयता, मानवता, और उसके प्रति जो, उसके साथ जो बीत रही है, उसको आपने खुद जीना है। जब आप जिएंगे तो किसी के साथ गलत नहीं होगा। और इसको मैंने बादस्तूर, जब मैं सीनियर भी रहा, तो मैंने उसको निभाने की कोशिश की, और आज भी परिवार में उस चीज को निभाता हूँ। वाह। बहुत सुंदर बात आपने बताई। तो एक गणमान्य व्यक्ति होने के नाते, एक कवि होने के नाते, कि जैसा कि कवियों का दायित्व होता है कि वो समाज को हमेशा ही एक अच्छा दिशा निर्देश देते हैं। तो एक समाज सेवी, सब कवि होने के नाते आप समाज को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के ये है कि जो हमने लिया है किसी से, अगर जी। मैं आज आज मैं प्रखर हूँ, तो किसी की वजह से हूँ। चाहे वो माता पिता हो, परिवारिक जन हो,
हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग हो और ना प्रबुद्ध हो, वो जो जिसने हमें किसी न किसी तरीके से सहारा दिया, किसी हमारे जीवन को रास्ते पर रखने के लिए चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके हमें उस रास्ते पर रखा और लक्ष्य की ओर उन्मुख रखा। तो हमारा भी उतना ही दायित्व है कि जो हमसे जुड़ा है या जो जिसको हम देख रहे हैं ये कमजोर पड़ रहा है, तो उसको चाहे हम विचारों से करें, चाहे उसको अपने शरीर के साथ करें, मन से करें, उसको कहने बाज ना होने दें, उसको उसके उसके लक्ष्य की ओर उन्मुख रखें, उसको रास्ते पर रखें, चाहे वो समझा के रखे, चाहे वो उसको किसी तरह से उदाहरण दे के रखे। तो उसको आप और मानव है तो समाज के अंदर रहना है, तो आपका हमारा सबका दायित्व है कि हमारी जो पीढ़ी है, खासकर विशेष तौर से जो हमारी संतान है, हमारी पीढ़ी है, हमारे साथ जो भविष्य है हमारा, हमारे समाज का, हमारे देश का भविष्य है, उसके प्रति हमेशा हर हमारे जैसे सभी लोगों, आप जैसे सभी लोगों को हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि उनसे कुछ गलत ना हो जाए या उनकी गलतियों पर इतना ज्यादा हम क्रूर ना बन जाए कि वो टूट जाए। बहुत सुंदर बात आपने बताई। और प्रखर जी, अभी थोड़ा सा समय और शेष है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि एक फौजी का जो पारिवारिक जीवन होता है वो ज्यादातर अकेले ही बीतता है, देश की सीमाओं में बीतता है। तो आपका जीवन कैसा रहा, पारिवारिक जीवन, बच्चों के साथ रहना, हाँ या किस तरह से रहा, या सभी अन्य फौजियों की तरह बिल्कुल अकेले रहे आप? हाँ, इसमें मिला जुला आप कह सकते हैं, मेरा जीवन जो है मिला जुला रहा। जो खासकर जब हम मैदानी इलाकों में यहाँ, जैसे जहाँ आप रह रहे हैं, बीच के इलाके, जो हमारे बीच का इलाका है, यहाँ हम रहे, बेंगलोर से लेकर दिल्ली, जालंधर, पठानकोट, इस भी एरिया, इतने एरिया में जब रहे, तो यहाँ पर हम बच्चों के साथ रहे, उन्हें हम पढ़ाई लिखाई करा सके, अच्छे स्कूल में बता रहे। और चूंकि मैं खुद एक फतेहगढ़ से रहा, जहाँ राजपूत और सिखलाई दो सेंटर है, एक बटालियन है, जाट की एक बटालियन है, एमएच है, तो यहाँ कैंट एरिया बगल में है, वहीं पर मैं सेटल हूँ फतेहगढ़ में। तो जी यहाँ आर्मी स्कूल है, सेंट्रल स्कूल है, अच्छे स्कूल है। तो इस तरह से सेट किया, तो यहीं पर बच्चों का एडमिशन कराया। कहीं बाहर गए, वहाँ ले गए, साथ में ट्रांसफर हो गए, जब आए तो यहाँ छोड़ दिया। 50-50 आप कह सकते हैं। अच्छा। ज्यादातर जो मैं अकेला रहा हूँ, ज्यादातर एक स्टेशन में शुरू में 3 साल होते, तो कहीं 1 साल, कहीं 1.5 साल रहते थे। उसके बाद फिर चूंकि अब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, बच्चे आ जाते थे और हम चले जाते थे। हाँ, आपको वाकया बताया, आजकल तो फोन का, मैं आपको अपनी बीती बता रहा हूँ। जी आजकल तो सब डिजिटल जमाना है। उस समय आप अपना भी जमाना याद कीजिए जब चिट्ठी लिखी जाती थी। जी जी बिल्कुल। नई 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 शादी हुई थी, तो पहले एक बार चिट्ठी जाती थी, 8 दिन लगते थे, आती थी, जवाब आता तो 8 दिन लगते थे, 15 दिन में वो कार्यक्रम पूरा होता था। जी अब उसमें भी जब चिट्ठी जाती तो पढ़ने का समय नहीं मिलता था। लिफाफे फ्री के मिलते थे फील्ड में। हम्म उसमें दो तरह के लिफाफे होते थे, एक होता था ग्रीन लिफाफा, एक रेड लिफाफा होता था। हम्म ग्रीन लिफाफा पैसेंजर के चाल में जाता था और कहीं भी चेक हो जाता था। हम्म तो मतलब कि रास्ते में उसको, आपकी भावना, जो आपने जो भी लिखा है, तो उसको कोई भी। दिल्ली या कलकत्ता में कोई भी चेक चेक कर सकता, मशीन से स्कैनिंग कर सकता था। हम्म लेकिन जो रेड लिफाफा होता है, उस हम्म पर लिखा जाता है, उसमें सर्टिफाइड किया जाता है कि मैं इसमें जो लिखा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो सुरक्षा से संबंध रखता हो। बस वो आपकी जिम्मेदारी होती है, अगर उसमें इन केस आप फंस गए तो आप जिम्मेदार होंगे। हम्म ग्रीन में ये होता है कि सरकार जिम्मेदार है, वो अपने तरीके से उसको रैंडम में करती है। हम्म तो वो लिफाफा जो जल्दी जाता था, सुपर फास्ट जाता था। ज्यादातर हम लोग क्या करते थे, हमारे जैसे जो थे, हम्म पुराने की बात नहीं, जिस उम्र में हम हैं, लेकिन जब नए होते तो रेड लिफाफा, रेड का मतलब रेड, हम्म रेड जोन, रेड लाइन से जाता था, और हम्म। उसको पढ़ने के लिए समय नहीं होता था। मजे की अच्छा। बात यह है, अब आप कुछ सोचिए कि अगर आपके पास चिट्ठी आज आई है, तो आप क्या सोचे, समय निकाल के किसी भी तरीके से 5 मिनट में पढ़ ले, और बेशक उसको हम्म। 2 लाइन पढ़े, 4 लाइन पढ़े, रख दें, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हमारे साथ ये रहता था कि जेब में डाल लेते थे, अलमारी में रख देते थे, लाकर में रख देते थे। शाम को रात के 9 बजे 10 बजे पढ़ते थे, जब चारपाई पे खाना खा के थे तो पढ़ते थे। तो हम्म। ऐसा कई बार हुआ। लेकिन उसमें आनंद अलग था। अच्छा। आनंद वो अलग था, कशिश थी वो। हाँ, इसीलिए झगड़ा नहीं होता था। झगड़ा होने के ये भी एक
प्रेम का एक सोपान है, आयाम है। बिल्कुल हाँ, बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। AF होना चाहिए। आपने बहुत कम, ये है नहीं कहते 99% आपने केस तलाक के नहीं सुने होंगे सैनिकों के। अगर है तो आप बताइए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपको सैनिकों के 99% तलाक के केस नहीं मिलेंगे। एक तो हमारे इससे बददिमाग होंगे, वो करेंगे, नहीं तो 99% नहीं। उसका कारण अगर आप उसके मूल में जाएंगे तो जो मैं बात कह रहा हूँ वही कारण है। बिल्कुल बिल्कुल समय ही जो नहीं है तो तलाक की तो धांधली बात सोचेंगे कहाँ से। हाँ, बहुत और सही। उसके बाद सैनिक की पत्नी बच्चों को देखती है, पुरुष की जगह पर काम करती है। पुरुष प्रधान हमारा समाज है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि सैनिक की पत्नी महिला प्रधान है। परिवार महिला चलाती है। बिल्कुल लेन देन, हिसाब किताब, बच्चों की पढ़ाई, उनको रास्ते पर रखना, उनकी जरूरतें पूरा। हम तो 3 महीने, 4 महीने, 8 8 महीने बाद आते हैं। हम तो पैसा भेजेंगे और पैसा चला आएगा, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, ये कौन देखेगा? ये तो वही देखती है। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरा तो सत सत प्रणाम है इन सभी वीर नारियों का, जो हमारे जैसे को नौकरी करवा रही है। बिल्कुल शायद हमारे पास नहीं, हम दो मोर्चे पर नहीं लड़ सकते। बिल्कुल सही बात है। तो प्रखर जी, हमने प्रथम चरण में आज जाना आपके, आज तक हम आपसे केवल रचनाएं सुनते रहते थे, आपकी रचनाएं पढ़ते रहते थे। प्रकाश जी, मैं आपसे आपसे 1 मिनट चाहूंगा, सिर्फ 1 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे साथ में कन्नौजी के बहुत वयोवृद्ध कन्नौजी के कवि और हाँ पूर्व शिक्षक, हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे ज्ञाता, जी आदरणीय श्याम परवाना चतुर्वेदी जी हैं। तो जी। इनको मैं आपके सामने करता हूँ। ये है। सादर प्रणाम, अब आए नमस्कार तो उनसे आपको। कहा, जी तो मैंने कहा कि आपके दर्शन कराऊं प्रकाश जी से, और आप मिलके जाइए, जा रहे थे, हमने रोका। हमारा सौभाग्य है, आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा आपने किया प्रखर जी। और कन्नौजी भाषा के लिए प्रखर जी इतना प्रयासरत हैं, और मुझे लगता है कि आप भी इसमें अवश्य उनको अपना सहयोग देते होंगे। और प्रणाम करता हूं आपको। तो प्रखर जी, इसी के साथ हमारे ये आपका प्रथम जो लिंक है वो समाप्त होता है। और 10 मिनट के बाद हम आपसे फिर से मिलेंगे नए लिंक पर, और उसमें हम आपके साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में बातचीत करेंगे। तो आप समय से उपस्थित हो जाइएगा। तब तक के लिए आपको ठीक है, ठीक।